दो दोस्त थे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एक साथ एजुकेशन लोन लिए बैंक से। तो उन्होंने दोनों ने जो अपनी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 10-10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट वाला था उसे 10 लाख ही रुपए लौटाने पड़े जब उसने रीपे किए। लेकिन एक स्टूडेंट था जिसके लिए अपने 15 लाख रुपए पे करने पड़े जब बैंक के लिए लौटाए। तो ऐसा जो पहले वाले स्टूडेंट था उसने क्या किया कि जिससे कि उसको 5 लाख रुपए कम देने पड़े जो सेकंड वाले स्टूडेंट था उससे। तो जानेंगे भाई आज के इस लेक्चर में कि एजुकेशन लोन क्या होता है, क्या एजुकेशन लेना लोन लेना ये एक सही डिसीजन है या फिर हम और कोई भी तरीके हैं जिससे कि हम अपनी जो एजुकेशन की पढ़ाई है जो ग्रेजुएशन की वो कर सकते हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सब्सिडी या स्कीम चलाई जाती हैं जिससे कि मदद ले सकते हैं हम एजुकेशन लोन के टाइम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स में। तो चलो स्लाइड पे चलते हैं, स्क्रीन पर जो जो ये टॉपिक दिए रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक के लिए कवर करेंगे। NIT IIT कितने लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, कौन सी बैंक सबसे बेहतरीन है, कोलेटरल क्या होता है, और जैसे काफ़ी टर्म ऐसे आएंगे जो हम पहली बार जान रहे होंगे एजुकेशन लोन के टाइम पे। SBI से लें या कौन सी बैंक बेहतर रहेगी, और कौन कौन सी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है जिससे कि हम अपने जो लोन है उसको कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, ब्याज को। तो ये हमारा गोल है आज के लेक्चर में। तो एजुकेशन लोन क्या होता है? सबसे पहले एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग या किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जो फाइनेंशियली इसकी कंडीशन सही नहीं उतनी कि अपनी जो फीस है भर सकें, तो उसके लिए काफ़ी बैंक्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी काफ़ी स्कीम चलाई जाती है जिसके द्वारा वो अपनी एजुकेशन के लिए जो खर्चा आ रहा है उसका लोन ले ले। लोन लेने के बाद जब उसकी जॉब लग जाए तो उसे रीपे कर सकें। तो यही होता है एजुकेशन लोन, और यही बैंक करती है। बैंक क्या करती है, आपको जो पढ़ाई है उसके टाइम तक जितनी भी आपका खर्चा आएगा वो बैंक उठाएगी, यानी जो खर्चा आएगा वो देगी। उसके बाद जो आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आपको माय ब्याज के पे करने होंगे। कुछ स्कीम भी है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं जिससे कि अपनी एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट लग रहा है यानी ब्याज लग रहा है उसे कम कर सकते हैं। इस एजुकेशन लोन के अंदर जो बैंक दे रही होगी वो आपकी कॉलेज की फ़ीस जिसे ट्यूशन फ़ीस बोलते हैं, हॉस्टल की फ़ीस, मैथ्स की फ़ीस, जो आपको लैपटॉप वगैरह ले रहे होंगे वो इंक्लूड होगा, बुक्स, मैथ्स का चार्ज और जो एग्ज़ाम फ़ीस। इसके अलावा जो मतलब आने जाने का खर्चा वो भी आप एजुकेशन लोन में ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड स्लाइड आती है कि किन किन कॉलेज के लिए जो एजुकेशन लोन है वो मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज कौन सी है। मान लो IIT NIT IIT है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोई मेडिकल में है या फिर किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज। इन चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी कॉलेज कौन सी है। अगर आपकी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो आपके जो लोन मिलने के चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको जो एडमिशन मिला वो कौन सी कॉलेज में मिला है और कौन से ब्रांच में। क्योंकि बिना लास्ट में ये देखना है कि ये बच्चा आपके जो एजुकेशन पर लोन लिया है वो बाद में रीपे कर पाएगा या नहीं। तो वो भी अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करती हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कितना लगता है कि जो एजुकेशन लोन लेते हैं उस पर। तो मेनली जनरली 8% लगता है, चाहे आप SBI से लो, HDFC किसी भी बैंक से लो। ये एक एजुकेशन के लिए एजुकेशन का ब्याज थोड़ा कम ही रखा जाता है, कुछ 9 रखती है, कुछ 10% के आसपास रखती है। लेकिन जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन लोन है उसमें इंटरेस्ट में 0.5% के जो कंसेशन दिए जाता है, ख़ासतौर पे SBI में। जो SBI बैंक होती है वो आपको 5% का कंसेशन देती है गर्ल्स के लिए अगर वो SBI से स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन लेती है। इसके बाद एक टर्म आती है कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है जब आपने एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, तो एजुकेशन लोन लेने के टाइम तो आपके लिए कुछ जमानत देनी पड़ेगी। चाहे आप प्रॉपर्टी के कागज़ हो सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स की कोई FD वगैरह उसके कागज़ दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ये कब रखनी पड़ेंगी? जब आपको एक टर्म आगे बताएंगे कि कितने एक लिमिट तक आप लोन लेते हो, 6, 7, 8 या 10 लाख तक लेते हो, और जो भी विद्या लक्ष्मी योजना है उसके थ्रू लेते हो तो आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, यानी जमानत के लिए कुछ चीज़ रखनी नहीं पड़ती, ना प्रॉपर्टी के कागज़ ना FD। ऐसी चीज़ें आपको पेरेंट्स की रखनी पड़ेंगी। अगर तुम ज़्यादा लोन लेते हो 1 करोड़ 70-80 लाख के करीब, तो ये चीज़ बैंक में जमा करनी होती है। जैसे घर के प्रॉपर्टी, FD या किसी वैल्यूएबल एसेट।
आपको रखनी पड़ती है। इसके बाद एक टर्म आती है मोरेटोरियम पीरियड। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप, इसका मतलब होता है मोरेटोरियम पीरियड का मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लो तुम बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो बीटेक करने के जितने टाइम, मान लो 4 साल प्लस 1 साल, यानी 5 साल तक के पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। इस पीरियड तक आपके लिए जो आपने लोन लिया था, मान लो 4 साल में जो बीटेक कंप्लीट किया, 4 साल में आपने एजुकेशन लोन लिया, प्लस 1 साल का टाइम देंगे और कि आपको जॉब लग जाए। इस टाइम तक आपके लिए कोई लोन जो है रीपे करना नहीं होता। इसके बाद चारों, मान लो जो आपने, मान लो 3 साल की कोई ग्रेजुएशन की, मान लो बीएससी की, तो उसमें क्या मिलेगा, 3 साल आपको बीएससी प्लस 1 साल की और टाइम मिलेगा कि इसमें आप अपनी जॉब देख लो या जॉब कर रहे हो, ये टाइम पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए, आपको जो एजुकेशन लोन दिया था बैंक ने, उसके बाद पे करना होगा एक मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है ग्रेजुएशन का टाइम प्लस 1 साल और। किसी की 5 साल की ग्रेजुएशन तो 5 प्लस 1 6 साल का टाइम मिलता है अपना जो बाद के पे करने का। ये कितना टाइम तक पे कर सकते हो? मोरेटोरियम के बाद आप 15 साल तक कर सकते हो। उसके बाद जो मान लो आपने 10 लाख रुपए लोन लिया था, 5 लाख उसका ब्याज हो गया, 15 लाख हो गया मान लो, तो इसकी ईएमआई बन जाती है। ईएमआई बन जाएगी, उसको आप ईएमआई में पे कर सकते हो, इस लॉट में किस्त के द्वारा पे कर सकते हो जो अपना एजुकेशन लोन थी वो। कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 महीने नहीं, 1 साल तक के वो देते हैं टाइम बैंक मैक्सिमम जनरली। उसके बाद आता है कि लोन मिल सकता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज कौन सी है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर जनरल कोर्स कर रहे हैं, मान लो कोई बीटेक बीसीए या कोई मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह कोई कोर्स कर रहे हैं। फैमिली इनकम क्या है, इस पर डिपेंड करता है। बैंक की पॉलिसी को चेक कर लें। जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं वो आपके लिए ज़्यादातर, जैसे एसबीआई और वगैरह जो बैंक है, वो आपकी पॉलिसी देखती हैं, कम ही लोन प्रोवाइड करती है, मतलब उतना कम नहीं जितनी आपकी वैल्यूएशन है उसकी बेस पर आपकी जो फीस है मेनली भर देती है। उसके बाद कोलेटरल देखा जाता है कि आपके जो पेरेंट्स एसेट है, प्रॉपर्टी, कागज, एफडी वगैरह कितना, उसके बेस पे डिपेंड करता है आपको कितना लोन मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि कौन सी बैंक बेस्ट है एजुकेशन लोन के लिए, खासतौर पे स्टूडेंट के लिए। देखो, जब आप कॉलेज जाओगे, चाहे किसी आईआईटी एनआईटी, तो ज़्यादातर जो कैंपस है वहीं पर आपके लिए एक ब्रांच मिल रही होगी बैंक की, खास एसबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक है वहाँ पर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो पूरी सपोर्ट रहती है कॉलेज की। जनरली देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट एसबीआई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है बाकी बैंकों में, और काम भी काफ़ी फास्ट चलता है। बड़ौदा रख सकते हैं दूसरे नंबर पर, तीसरी पे कैनरा प्राइवेट बैंक है। इनमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो काम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। इंटरेस्ट आपको जो प्रोवाइड करेंगे काफ़ी फास्ट प्रोवाइड करेंगे। लोन में जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है एसबीआई में 8% हो तो यहाँ पर 9% हो, ऐसा। तो आप इन चीज़ों को मिला लें एजुकेशन लोन लेने से पहले। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। इसमें जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपकी जो जेई रैंक आई है, जेई मेंस और जेई एडवांस, उसके जो रैंक है, यानी जो रिजल्ट कार्ड, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ है उसका जो एडमिशन लेटर, जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन लेटर उससे पहले आ जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, जो आपने जो फीस है कितनी देनी होगी। बाकी पेरेंट्स के आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, अगर सैलरी किसी जॉब में है तो, बाकी कोलेटर वगैरह लग रहे होंगे। इसके बाद जब हम एजुकेशन लोन को, एक मिनट, जब स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, काफ़ी पहले से किया है, वो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। इसका मेन पर्पस रहता है जो स्टूडेंट है उनके लिए, जो एजुकेशन लोन है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो प्रोवाइड कराने में। तो इस पोर्टल पर जाएं आप। सबसे पहले आपके लिए जो मल्टीपल बैंक दिए होंगे, अपना एक तरीका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो बैंक हैं, 3 बैंक को सिलेक्ट करना है जिनमें से आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। ये पहले कंपेयर कर लें कि कौन से में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, पॉलिसी चेक कर लें और बाकी उनके रिव्यू वगैरह देख लें।
ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्कीम देख सकते हो। विद्या लक्ष्मी पोर्टल का मेन मकसद होता है कि जो स्टूडेंट एलिजिबल है उनके लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना आसान तरीके से, बार बार बैंक में जाने की चक्कर ना काटने पड़े। तो एक तो आप इस पोर्टल को ध्यान में रखें। दूसरा पोर्टल है PMUSPCSIS। इसका मतलब क्या है? पहला तो आपको पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, सही। दूसरा है कि ये पोर्टल है, इसका मतलब होता है कि जब आपके पेरेंट्स की इनकम मान लो 4.5 लाख से कम है, तो ये क्या करते हैं कि आपको जो 10 लाख तक का लोन चाहिए, मेनली 10 लाख के आसपास ही रहता है ट्यूशन फीस। जब भी आपकी इनकम कम होगी तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी माफ़ कर दी जाती है कॉलेज के द्वारा, खासतौर पर IIT NIT उत्तर प्रदेश IIT वगैरह में। तो जो अगर पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है तो आपके जो मोरेटोरियम पीरियड था, यानी आपके ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का जो 5 साल का टाइम था, उसके दौरान जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा, मान लो 8% का जो ब्याज लग रहा होगा बैंक के द्वारा, वो गवर्नमेंट उठाएगी आपका सारा खर्चा, जो ब्याज है 5 साल का। और जो मान लो 10 लाख रुपए लिए थे, उस पर 8% ब्याज लगता तो लगभग 15 लाख के करीब हो जाते। जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक के लिए स्टूडेंट के लिए 10 लाख लिए थे, 10 लाख ही पे करने पड़े। एक के लिए 10 लाख लिए ना कि 15 लाख पे करने पड़े। तो क्योंकि अगर इसने इसी स्कीम का फ़ायदा उठाया था CSIS, उसके पेरेंट्स की इनकम 4 लाख 4.5 लाख से कम थी, तो उसने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया और उसकी जो 8% का जो ब्याज लग रहा था वो बिल्कुल जीरो हो गया। और आपको जो 5 साल बाद के मोरेटोरियम पीरियड के बाद आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़े, वो भी EMI में करने पड़ते हैं। और जिस स्टूडेंट को नहीं इसका एलिजिबल नहीं होते उसके लिए 15 लाख जो मेन ब्याज है उसके साथ लगाने पड़ रहे होंगे। दूसरी, अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से 7 लाख के बीच में है तो उसके लिए 3% सब्सिडी बैंक देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। मान लो 8% ब्याज लग रहा है तो 3% आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी देगी, तो आपको 5% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस पोर्टल को अप्लाई करना ना भूलें। इसका मेन मकसद होता है सब्सिडी प्रोवाइड करना, आपके जो इंटरेस्ट है ब्याज लग रहा है बैंक के द्वारा उसमें। सब पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आप उतना ही लोन लें जितना की ज़रूरत है। मतलब जब आप एजुकेशन लोन लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिल जाएगा, तो उसके आपको जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए 4 साल के जाके 10 लाख रुपए बने, तो आपके मान लो 8% ब्याज है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर लेना। मान लो SBI BOB जो भी बैंक आप प्रेफर करते हो और जो नज़दीक है आपके होम टाउन में वहाँ पे, या फिर कॉलेज में जो भी है उनका जो ब्याज है उन्हें कंपेयर करना। चार्ज देख लेना इनमें कौन कौन से हिडन चार्ज लग रहे हैं जब आप एजुकेशन लोन ले रहे हो उस टाइम पे। रीपेमेंट का क्या प्लान है, क्या क्या पॉलिसी है, ये चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट देख लेना कौन कौन से मांग रहे हैं। स्कैम जो भी चल रहा है आज के टाइम में उनसे बचना है। और कॉलेज में जो बैंक है ज़्यादातर प्रेफर करना है जो कॉलेज में बैंक है उसी से लोन लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। नेक्स्ट कुछ टर्म सीकर जानने होंगे आगे। जो माइनर का मतलब होता है कि 18 साल से कम एज है, उसे माइनर बोलते हैं। एक बोलता है मेजर का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है स्टूडेंट। तो अगर आपके 18 साल से कम है तो आपके जो डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे वो पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे होंगे क्योंकि आपकी एज माइनर में है। अगर वो कल को बैंक कोर्ट भी जाना चाहें कि रीपे के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते बैंक, क्योंकि कोर्ट भी कहेगा कि माइनर स्टूडेंट के लिए आपने लोन क्यों दिया। दूसरी चीज़ एक होता है मार्जिन मनी का मतलब होता है मान लो बैंक कह रही है कि 5%, कुछ बैंक की पॉलिसी होती है कि 5% आपको मार्जिन मनी देना होगा। इसका मतलब होता है मान लो 10 लाख रुपए लिए आपने, उसका 5% होता है 50,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि आपको 10 लाख रुपए का लोन तो मिलेगा, लेकिन आपको जो 9.5 लाख रुपए बैंक देगी और 50,000 रुपये आपको खुद से देना पड़ेगा बैंक में, वो लगाना पड़ेगा आपकी जो भी एजुकेशन है उसमें। तो इसका मतलब होता है मार्जिन मनी का मतलब 5% जो खुद से लगाना होता है। तीसरी टर्म होती है को बोरोवर। इसका मतलब होता है कि जो आपके गारंटर
इसका मतलब होता है गारंटर। जब भी एजुकेशन लोन ले रहे होगे तो पेरेंट्स के जो क्या डॉक्यूमेंट और फोटो वगैरह लग रहे होंगे कि अगर ये बच्चा पे नहीं कर पाया तो कौन इसका गारंटर है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सारी बैंकों के लिए कंपेयर करके बाद के आप डिसाइड करें कौन सी एजुकेशन बैंक से लोन लेना है। लेकिन एक स्मार्ट तरीका होता है कि कुछ स्टूडेंट करते हैं, मान लो जो एजुकेशन लोन है बैंक से ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट है वो साथ ही साथ हर महीने चुकाते जाते हैं। उससे क्या होता है, जब आपकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मान लो 10 लाख रुपए लिए थे और इंटरेस्ट हर महीने के बाद आप चुकाते जा रहे हैं, तो अब जब लास्ट में जाके जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आपको उतना ही कम देना होगा, ईएमआई उतने की बनेगी जितने आपने मूल जो मेन प्राइस लिया था, जो मेन बैंक से लोन लिया था वो। तो ज़्यादा बर्डन नहीं बनता है जब एजुकेशन के टाइम पे आपके बाद के। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब